कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर मचे घमासान के बीच सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ते दिखने लगे। पिछले कई दिनों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तीखी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अचानक सऊदी अरब ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया और यह तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेल का उत्पादन बढ़ाने से संकोच नहीं करेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। इसी संगठन ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला किया था। इस कटौती से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना तय था। यही बात अमेरिका को चुभ रही थी। अमेरिका ने यह तक कह दिया था कि सऊदी अरब को रूस से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब भी अमेरिका पर पलटवार करने में पीछे नहीं था। दोनों तरफ से हो रही तीखी बयानबाजी के बीच अचानक सऊदी अरब के तेवर नरम पड़ गए। सऊदी अरब ने सफाई देनी शुरू कर दी कि आखिर तेल का उत्पादन कम करना जरूरी क्यों था। दावा किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए कई देशों को तकनीकी सुधार और मरम्मत की जरूरत थी। ऐसा करने के लिए उत्पादन में कटौती करना जरूरी था। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से यह नहीं बताया गया कि आखिर तकनीकी सुधार का यह काम कब तक खत्म हो जाएगा। यह भी नहीं बताया गया कि आखिर यह मरम्मत करने की जरूरत उसी वक्त क्यों पड़ी जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। क्योंकि ओपेक प्लस देशों के फैसले की वजह से ही पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई से बेहाल हो रही है। हालांकि सऊदी अरब ने यह भी साफ नहीं किया कि अगर जरूरत पड़ी तो तेल का उत्पादन कब से बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद यह भी सवाल उठने लगे कि सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने का पैमाना क्या होगा, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें अमेरिका समेत दुनिया को महंगाई की आग में झोंक रही हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यूरोप को भी बड़ी राहत दी। ऐलान किया कि अगर यूरोप के देशों को कच्चे तेल की जरूरत पड़ी तो तेल की सप्लाई के लिए सऊदी अरब तैयार रहेगा, क्योंकि दिसंबर में यूरोपियन यूनियन का रूस के तेल पर बैन पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिसके बाद कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। यूरोप को टेंशन है कि रूस के तेल का विकल्प क्या होगा। ऐसे में सऊदी अरब ने यूरोप की उस टेंशन को भी दूर कर दिया। हालांकि पता चला है कि यूरोप ने इस परेशानी से निपटने के लिए पहले ही बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 1 साल पहले तक रूस से करीब 1 लाख बैरल तेल रोजाना पहुंचता था, लेकिन फिलहाल करीब 9.5 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना यूरोप पहुंच रहा है। मतलब यह कि बैन लागू होने से पहले यूरोप के देश रूस के तेल से अपना खजाना भरने में लगे हैं, ताकि पेट्रोल या डीजल की किल्लत पैदा ना हो। लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब का यूरोप को दिया गया ऑफर पुतिन के प्लान का हिस्सा हो सकता है। जैसे यूरोप तक गैस बेचने के लिए पुतिन ने तुर्की को बिचौलिया बनाया, कुछ वैसा ही खेल कच्चे तेल के लिए भी हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब की नरमी के बाद अमेरिका भी इस मुद्दे पर खामोश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। घाटी में वो सेना के इन्फेंट्री डे कार्यक्रम में हिस्सा यहाँ लेंगे। बड़ी खबर आपको घाटी से बता रहे हैं, जहां पर कश्मीर के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इन्फेंट्री डे कार्यक्रम जो हर साल 27 तारीख को ही आयोजित किया जाता है, उसमें शामिल होंगे। इस बार का इन्फेंट्री डे कार्यक्रम कुछ अलग अंदाज में आप देखेंगे। तो घाटी में इस बार सेना का इन्फेंट्री डे कार्यक्रम अलग अंदाज में मनाया जाएगा। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से बड़ा हमला बोला था। यह हमला उरी, बारामूला, पुंछ और नौशेरा सेक्टर में हुआ था। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट वायुसेना के एयरक्राफ्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरती है। और इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुजफ्फराबाद तक खदेड़ने का काम किया था। हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। बिहार के समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे 2 युवकों पर फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि मस्जिद जाते वक्त दोनों पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चलाई। तो उसके बाद उसको गोली मार के वो लोग भागा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि किम से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया की नौसेना ने मिलिट्री ड्रिल की और समंदर में जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया की नौसेना के जवान पानी में चलने वाले टैंकों के साथ दिखाई दिए। समंदर में जवानों ने एक साथ कई टारगेट को चुना और फिर उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस मिलिट्री ड्रिल में दक्षिण कोरिया की नौसेना ने युद्धपोतों की मदद से दुश्मन पर सटीक हमले का भी अभ्यास किया। समंदर में अपनी ताकत को आजमाने के बाद जवानों ने जमीन पर भी जमकर पसीना बहाया। समंदर किनारे दुश्मन को कैसे घेरकर उस पर हमला किया जाए, उन्होंने इसकी भी ट्रेनिंग ली। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी से यूक्रेन की सीमा की सेना को कुछ घातक हथियार मिलने वाले हैं। खबर है कि जल्द जर्मनी इन हथियारों को भेजेगा, जिनकी मदद से जेलेंस्की के जवान रूसी सेना पर कहर बरपाएंगे। पहले से ही यूक्रेन की सेना अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
ऐसे में अब जब उसे जर्मनी से भी आधुनिक हथियार जल्द मिलेंगे तो वो और ताकत के साथ पुतिन के सैनिकों से लोहा ले सकेगी। बताया जा रहा है कि जर्मनी जल्द 2 मार्स 2 यानी मीडियम आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को भेजेगा। इतना ही नहीं, वो उसे 4 आधुनिक हॉवित्जर भी देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद जर्मनी ने और हथियारों की मदद देने का फैसला लिया। और जो रॉकेट लॉन्चर जर्मनी यूक्रेन की सेना को भेजेगा वो पुतिन की फौज पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 40 किलोमीटर की दूरी तक अलग अलग टारगेट को एक साथ तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इस रॉकेट सिस्टम के जरिए कई तरह के रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसका निशाना भी अचूक होता है और ये 1 मिनट में 12 रॉकेट दाग सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दिया है और यह ड्रिल पुतिन की निगरानी में हो रहा है। रूस के सरकारी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया गया, जिसे खुद पुतिन ने देखा। रूस ने ड्रिल में जमीन, पानी और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइल से हमले का अभ्यास किया। रूस की इस ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। ये ड्रिल ऐसे समय में हो रहा है जब नेटो के 14 देश नॉर्थ सी के ऊपर परमाणु अभ्यास कर रहे हैं। नेटो की ये न्यूक्लियर ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, यानी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रूस ने भी परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद पुतिन कर रहे हैं। पिछले साल ये ड्रिल रूस ने फरवरी में की थी, लेकिन इस बार रूस ने पानी, जमीन और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से अक्टूबर में अभ्यास किया। इन मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जो चलती है तो सीधा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाती है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है। रूस ने जमीन, पानी और हवा तीनों जगह इन मिसाइलों से युद्ध अभ्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण खुद पुतिन ने देखा। रूस के सरकारी चैनल पर जब ड्रिल का टेलीकास्ट हो रहा था तो पुतिन के सामने एक स्क्रीन पर ड्रिल की तस्वीरें थीं और दूसरी पर रूस के बड़े बड़े अधिकारी। यही नहीं, पुतिन ने अमेरिका को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी। और ठीक उसी समय परमाणु हमले का अभ्यास किया जब नेटो के 14 देश भी ऐसी ड्रिल कर रहे थे। यह खबर मिलने पर बाइडेन ने बिना देर किए पुतिन को चेतावनी दे डाली थी और उनसे बोल दिया था कि वो गलती से भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करें। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल करके बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि वो किसी चेतावनी या धमकी से नहीं डरते, क्योंकि पुतिन का रूस की न्यूक्लियर ड्रिल देखना और दुनिया भर में इसका प्रसारण होना यह जाहिर करता है कि रूस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। क्योंकि 17 अक्टूबर को जब नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हुई थी, पुतिन ने तभी से यह इशारा करना शुरू कर दिया था कि उनकी सेना भी परमाणु अभ्यास करेगी, वो भी उसी समय जब नेटो परमाणु अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, खबर आई कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर मैदान में उतार दिए थे और उन्हें फिनलैंड और नॉर्वे सीमा के पास तैनात कर दिया था। फिनलैंड वो देश है जो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और नॉर्वे पहले से नेटो का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की सैटेलाइट ने रूस के Tu-160 और Tu-95 विमानों की मूवमेंट की तस्वीर भेजी है, जिन्हें फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं के पास एक एयरबेस पर तैनात किया गया था और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 थी, जिनमें 7 Tu-160 और 4 Tu-95 शामिल थे। यही नहीं, अगले ही दिन खबर आई थी कि रूस के Tu-95 ने अमेरिका के अलास्का की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उसे खदेड़ दिया था। यानी पुतिन नेटो को न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन से तंग कर रहे हैं और अक्टूबर खत्म होते होते उन्होंने रूस का परमाणु अभ्यास भी शुरू करवा दिया। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसके जरिए पुतिन सीना तान कर नेटो को ललकार रहे हैं। वो भी तब जब बाइडेन ने एक दिन पहले ही उनसे कहा था कि अगर पुतिन इस तरह के कदम उठाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन पुतिन ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने नेटो ड्रिल के दौरान ही अपनी परमाणु मिसाइलों का दम दिखाया और पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो किसी से नहीं डरते और जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें खतरनाक हथियार चला सकते हैं।